18वीं सदी में जहाँ पे हिंदुस्तान में मुगलों की सत्ता धीरे धीरे धीमी हो रही थी, इनकी ताकतें कमज़ोर हो रही थी, वहीं पर धीरे धीरे दूसरी तरफ अंग्रेजी सत्ता अपनी पाँव पसार रही थी। इनकी ताकत बढ़ती जा रही थी, ये बहुत मजबूत होते जा रहे थे। और ऐसे हालात के बीच ईरान से एक परिवार हिंदुस्तान में आता है और यहाँ पे आने के बाद वो बस जाते हैं। इसी परिवार में एक बच्चा पैदा होता है। वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी के दादाजी होते हैं, जिनका नाम था सैयद अहमद मौसावी। 1790 में जन्मे सैयद अहमद मौसावी जब बड़े होते हैं कुछ, तो इनकी लिखाई पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी होती है, इल्म हासिल करते हैं। सन 1830 में ये हिंदुस्तान छोड़ करके बाहर के मुल्कों की यात्रा पर निकलते हैं और फिर घूमते फिरते ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दरगाह है, यानी इराक़ के नजफ़ में। इराक़ के नजफ़ में पहुँचने के बाद वहाँ पे घूमने फिरने के बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर इनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो जाती है जो कि ईरान का रहने वाला था, एक जमींदार शख्स था और जिसका नाम था यूसुफ़ खान। यूसुफ़ खान ने कहा कि आप वापस क्यों जा रहे हैं अभी, आप चलिए हमारे साथ ईरान चलिए, हम आपको ईरान दिखाते हैं। और फिर सैयद अहमद मौसावी जो थे वो यूसुफ़ खान के साथ ईरान चले जाते हैं, ईरान घूमने के लिए, देखने के लिए। अब चूँकि जो यूसुफ़ खान थे वो ईरान के ज़मींदार थे, ज़मींदार होने का मतलब ये पावरफुल भी थे, इनकी पहचान रही होगी समाज में अच्छी खासी। एक लंबे सफ़र के बाद सैयद अहमद मौसावी यूसुफ़ खान के साथ ईरान उनके घर पहुँचते हैं। वहाँ पर एक इलाका था जिसका नाम था खुमैन, जो ना तो बहुत हरा भरा था, ना ही एकदम रेगिस्तानी था, लेकिन वो जिस जगह पर था वहाँ पर आने जाने के रास्ते थे, वो बंदरगाहों से टच होता था, यानी कुल मिला जुला करके सुविधाएँ थी। लेकिन इन सारी सुविधा होने के बावजूद वहाँ पर खतरा भी था, डर भी था, क्योंकि ज़माना वो और था, वो पिछला दौर था। और पहले के समय में डाकू चोर लुटेरे हुआ करते थे, जो अक्सर लोगों को सताया करते थे, लूट मार किया करते थे, और सेम यही काम वहाँ भी होता था। लेकिन उस जगह के जो ज़मींदार थे वो अपनी सुरक्षा के लिए अच्छी अच्छी कोठी महल बनवा लेते थे, जो काफ़ी मजबूत होती थी। लेकिन जो वहाँ के गरीब होते थे उनको ये डकैत लुटेरे आते थे और लूट के ले जाते थे, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह रहती थी, हमेशा ये परेशान रहते थे। फिर उसके बाद जब वहाँ पे सैयद अहमद मौसावी पहुँचते हैं, वहाँ पे इधर उधर घूमते हैं, माहौल वहाँ का देखते हैं, तो फिर ये जो यूसुफ़ खान थे इनकी मदद से वहाँ पर ये रहने लगते हैं। और आने वाले कुछ सालों में ये वहाँ पे एक घर खरीदते हैं, एक बाग खरीदते हैं और फिर शादियाँ भी कर लेते हैं, यानी सब मिला जुला करके कह सकते हैं कि वहाँ के ये निवासी बन जाते हैं। अब चूँकि जैसा कि पीछे बताया कि एक परिवार ईरान से हिंदुस्तान आया था, फिर हिंदुस्तान से ये गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पे जाने के बाद चूँकि ये हिंदुस्तान से गए थे, तो सैयद अहमद मौसावी जो थी इनकी पहचान एक हिंदुस्तानी की ही थी, इसलिए वहाँ पर सैयद अहमद मौसावी के नाम के साथ हिंदी जोड़ा जाता था, यानी सैयद अहमद मौसावी हिंदी के नाम से ये जाने जाते थे। हिंदी का मतलब हिंदुस्तान का रहने वाला, ये उनकी पहचान हो गई वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने 3 शादियाँ की। इनकी तीसरी बीवी सकीना से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें 3 बेटियाँ और 1 बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम इन्होंने रखा मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा के जिस्म में बहने वाला जो खून था वो तो हिंदुस्तानी था, लेकिन चूँकि ये ईरान में जाके बस गए थे और इसलिए अब इनकी पहचान एक ईरानी के तौर पर होने लगी थी। मुस्तफ़ा भी बड़े होते हैं, लिखते पढ़ते हैं, काफ़ी होशियार होते हैं और फिर इनकी भी शादियाँ होती हैं और फिर इनसे एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है रूहुल्लाह खुमैनी। और ये रूहुल्लाह खुमैनी जब कोई ज़्यादा उम्र नहीं, सिर्फ 5 महीने के थे, उसी समय कुछ लोग इनके अब्बा यानी मुस्तफ़ा जो होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। इस तरह से जो रूहुल्लाह खुमैनी होते हैं उनका बचपन बहुत ही दर्दनाक स्थिति से गुजरता है, निहायत ही बेबस और लाचारी के हालात से गुजरता है। इनका पालन पोषण इनकी घर के बाकी लोग जो होते हैं वो करते हैं और फिर होते जाते हैं। रूहुल्लाह खुमैनी जब बड़े होते हैं तो इनकी भी दिलचस्पी बिल्कुल लिखाई पढ़ाई में होती है, ये भी काफ़ी लिखते पढ़ते हैं, काफ़ी होशियार होते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब यही रूहुल्लाह खुमैनी लिखने पढ़ने के बाद जब ये थोड़ा सामाजिक ज़िंदगी देखते हैं तो अपने देश के बारे में सोचने लगते हैं, लोगों पे हो रहे अत्याचार के बारे में सोचने लगते हैं। और चूँकि लिखे पढ़े थे, काफ़ी ज्ञान वाले थे, तो ये लोगों को अपने बातों से, अपने विचारों से ये काफ़ी अफेक्टेड करने लगते हैं, प्रभावित करने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब रूहुल्लाह खुमैनी उस समाज में अपने लोगों के बीच बहुत फेमस हो जाते। उस समय के ईरान के शासक ने इनकी प्रसिद्धि को देख करके उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्हें देश से निकाल दिया। लेकिन देश से निकालने के बाद भी वो कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया। रूहुल्लाह खुमैनी जो थे उनका ईरान में इतना नाम हो गया, इतना फेम हो गया कि जो वहाँ का शासक था वो इतना जलने लगा कि जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने मुल्ला कहकर बेइज्जती करनी चाहिए। मुल्ला और भारतीय मुल्ला कह कर के उस ज़माने में इंसल्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ भी काम नहीं आई। जनता के काफ़ी विद्रोह पर जो पहलवी शासक था ईरान का, उसे देश छोड़कर आखिरकार भागना पड़ा। और जब ये शासक जो ईरान का था जब देश छोड़ के भाग गया, फिर रूहुल्लाह खुमैनी जो होते हैं वो वापस ईरान आते हैं और ईरान जब आते हैं
तो खूब अच्छे से खुशियाँ मनाई जाती हैं। और ये खुशी सिर्फ ईरान की खुशी नहीं होती है, सिर्फ ईरान में खुशियाँ नहीं मनाई जाती हैं, बल्कि हिंदुस्तान के राज्य उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के पास जो किंतूर नाम का गांव है, या बाराबंकी गई है, वहाँ पर भी खुशियाँ मनाई जाती हैं। लोग आने की खुशी मना रहे होते हैं, ईरान के साथ साथ हिंदुस्तान के यूपी में भी। यही खुमैनी परिवार तमाम सारे संघर्षों को झेलता हुआ ईरान का सुप्रीम लीडर का चेहरा इसी खुमैनी परिवार का है। इसी खुमैनी परिवार का संबंध हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश से है, कि उत्तर प्रदेश से कैसे एक शख्स जाता है ईरान में, और फिर वहाँ पर जो एक देश कभी मॉडर्न हुआ करता था, जहाँ पर बेहयाई और बेशर्मी फैली हुई थी, सब कुछ मिटा करके उसे एक इस्लामी सभ्यता के रूपरेखा में समेट के रख देता है। और फिर वहाँ से सारी बेहयाई बेशर्मी धीरे धीरे हटने लगती है, छटने लगती है। जो लोगों पे अत्याचार हो रहे होते हैं वो धीरे धीरे सब खत्म हो रहे होते हैं। और ये देश दुनिया के तमाम सारे ताकतवर देश, अमेरिका हुआ, इजराइल हुआ, जो भी हैं, जो भी तमाम सारे ताकतवर देश हैं, उनसे टकराता रहता है, आवाज़ उठाता रहता है। और ये संघर्ष ऐसे ही कई सालों से जारी है।